नोएडा की ऊंची इमारतों के बीच आकाश और मीरा ने अपना नया आशियाना बसाया था। सेक्टर 77 में एक बिल्कुल नए अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर उनका 2 BHK फ्लैट था। आकाश की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नौकरी लगी थी और मीरा, जो एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। पहले कुछ हफ्ते घर को सजाने और नए शहर को समझने में निकल गए। एक रात जब वे अपने पड़ोसियों से मिलकर वापस लौटे, तो मीरा ने लॉबी के पास वाले स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला देखा। आकाश, क्या तुमने स्टोर रूम खोला था? उसने पूछा। नहीं तो, आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। शायद सुबह खुला रह गया होगा। मीरा दरवाजा बंद करने गई, लेकिन उसकी नजर अंदर कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वो धूल से सना था और उस पर पीतल का एक भारी ताला लगा था, जो अब जंग खा चुका था। ये संदूक किसका है? मीरा ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, शायद पिछले किराएदार का होगा। बिल्डर ने कहा था कि ये फ्लैट 5 साल से खाली पड़ा था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही संदूक याद आ रहा था। आधी रात के करीब उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमे आवाज में घुंघरू बजा रहा हो। छम छम छम। आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद ये उसका वहम है। अगले दिन मीरा की उत्सुकता जीत गई। उसने आकाश को मनाकर स्टोर रूम से वो संदूक बाहर निकलवाया। ताला बहुत पुराना था, जो एक हथौड़े की चोट से टूट गया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक अजीब सी महक बाहर आई। पुराने इत्र और सूखी पत्तियों की मिलीजुली गंध। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटी कुछ चीजें थीं। सबसे ऊपर एक जोड़ी चांदी के घुंघरू थे। वे बहुत भारी और खूबसूरती से तराशे हुए थे। मीरा ने जैसे ही उन्हें हाथ में उठाया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडे हाथ से उसे छू लिया हो। कितने सुंदर हैं, वो बोली। आकाश को ये सब बकवास लग रहा था। मीरा, ये किसी और का सामान है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मीरा ने उसकी एक न सुनी। उसने वो घुंघरू उठाए और अपने पैरों में पहन लिए। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, घुंघरुओं की आवाज पूरे घर में गूंज गई। वो आवाज मीठी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और ठंडक लिए हुए थी। उस रात आकाश की नींद एक भयानक सपने से टूटी। उसने देखा कि मीरा बालकनी में खड़ी है और अंधेरे में किसी से बातें कर रही है। जब उसने पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तो मीरा एक भारी मर्दाना आवाज में बोली, तुमसे मतलब? आकाश की चीख निकल गई और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा मीरा बिस्तर पर आराम से सो रही है। दिन बीतते गए और मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और उन घुंघरुओं को निहारती रहती। वो अक्सर पुरानी गजलें गुनगुनाती, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका बात करने का लहजा, उसके उठने बैठने का तरीका, सब कुछ बदल रहा था। एक शाम जब आकाश ऑफिस से घर लौटा, तो उसने देखा कि मीरा ने पुरानी तर्ज की साड़ी पहनी हुई है, आंखों में गहरा काजल लगाया है और छत को घूर रही है। मीरा, तुम ठीक तो हो? आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मीरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आकाश को अनजानी लगी। वो बोली, आज वो आएंगे। बहुत इंतजार करवाया है उन्होंने। आकाश घबरा गया। कौन आएगा मीरा? तुम किसकी बात कर रही हो? मीरा बस मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अपनापन नहीं, बल्कि एक डरावनी ठंडक थी। रात में घुंघरुओं की आवाज अपने आप तेज हो गई, जैसे कोई घर के अंदर बेचैनी से टहल रहा हो। आकाश को अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। एक रात जब वो काम कर रहा था, तो उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर गया तो देखा कि मीरा जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर नाच रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो बस नाच रही थी और घुंघरुओं की आवाज भयावह तरीके से गूंज रही थी। मीरा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आकाश उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मीरा अचानक रुकी और उसकी तरफ ऐसे घूमी जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है।
उसकी आवाज अब मीरा की नहीं थी, वो एक गहरी खनखनाती हुई आवाज थी। उसे मीरा मत बुलाओ, वो अब मेरी है, मेरा जिस्म, मेरी रूह। आकाश के पैर तले जमीन खिसक गई। वो कोई और थी जो मीरा के जिस्म का इस्तेमाल कर रही थी। उसी पल घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगीं और चीजें हवा में तैरने लगीं। डरा हुआ आकाश घर से भाग निकला। उसने अपनी एक दोस्त सना को फोन किया, जो पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी रखती थी। सना ने उसे एक तांत्रिक करीम बाबा का पता दिया, जो इन मामलों के माहिर माने जाते थे। अगले दिन आकाश करीम बाबा को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से मीरा के हंसने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। करीम बाबा ने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। अंदर बहुत शक्तिशाली और बुरी आत्मा का वास है। ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक प्यासी रूह है जिसे कब्जा चाहिए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का मंजर देखकर आकाश की रूह कांप गई। पूरा कमरा तहस नहस था। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे और बीच में मीरा हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। करीम बाबा ने अपना सामान निकाला और जमीन पर एक घेरा बनाया। उन्होंने आकाश को उस घेरे के अंदर रहने की हिदायत दी। ये जो भी है, उन घुंघरुओं के जरिए आई है, बाबा ने कहा। हमें उन घुंघरुओं को मीरा के पैरों से अलग करना होगा। जैसे ही करीम बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मीरा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज कभी एक औरत की होती, तो कभी एक आदमी की, तो कभी किसी जानवर जैसी। छोड़ दूंगा नहीं मैं इसे, वो चिल्लाई। 70 साल इंतजार किया है मैंने एक जिस्म के लिए, ये मेरा है। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। दीवारों से काला चिपचिपा तरल पदार्थ रिसने लगा। करीम बाबा के मंत्रों की शक्ति और उस आत्मा की ताकत के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई थी। उस आत्मा ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसने कमरे की भारी अलमारी उठाई और बाबा की तरफ फेंक दी। बाबा बाल बाल बचे। वो आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन घेरे की वजह से अंदर नहीं आ सकी। ये एक भटकती हुई रूह है, बाबा ने हाँफते हुए बताया। इसे किसी ने धोखा देकर मारा था और इसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। ये इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहाँ दफन थी। संदूक के जरिए इसे एक रास्ता मिल गया। अचानक मीरा ने अपना सिर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी, वो चीखी। आकाश का दिल दहल गया। वो अपनी मीरा को इस हाल में नहीं देख सकता था। वो घेरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन बाबा ने उसे रोक लिया। हिम्मत रखो बेटा, अगर तुम कमजोर पड़े तो हम दोनों मारे जाएंगे। करीम बाबा ने अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक बोतल से पवित्र जल निकालकर मीरा पर छिड़का। जैसे ही पानी की बूंदें मीरा के शरीर पर पड़ी, वो ऐसे चीखीं जैसे उसे आग लगा दी गई हो। उसके शरीर से धुएं जैसी एक काली परछाई निकलने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, एक भयानक विकृत चेहरे वाली औरत जिसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। मैं बदला लूंगी, वो परछाई चीखी और करीम बाबा पर झपटी। दोनों के बीच एक अनदेखी लड़ाई होने लगी। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। आकाश ने देखा कि इस उथल-पुथल में मीरा के पैरों से एक घुंघरू निकलकर जमीन पर गिर गया है। उसे बाबा की बात याद आई। आकाश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घेरे से बाहर छलांग लगाई और उस घुंघरू को उठा लिया। आत्मा का ध्यान अब उसकी तरफ हो गया। वो बाबा को छोड़कर आकाश की ओर बढ़ी। दे दो मुझे, वो चिल्लाई। आकाश ने घुंघरू को बालकनी की तरफ फेंक दिया। आत्मा घुंघरू के पीछे लपकी। इसी पल का फायदा उठाकर करीम बाबा ने मीरा के पैर से दूसरा घुंघरू भी खींचकर निकाल दिया और उसे भी बालकनी से बाहर फेंक दिया। जैसे ही दोनों घुंघरू मीरा के शरीर से अलग हुए, वो काली परछाई एक भयानक चीख के साथ हवा में बिखर गई। मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घर में एक पल में शांति छा गई, लेकिन तबाही का मंजर साफ दिख रहा था। कुछ हफ्तों बाद आकाश और मीरा वो शहर छोड़ चुके थे। मीरा को उस दौरान हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन था। वे एक शांत पहाड़ी इलाके में एक छोटे से घर में रहने लगे।
जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। आकाश ने उस भयानक रात के बारे में मीरा को कभी कुछ नहीं बताया। एक शाम जब आकाश घर लौटा तो उसने मीरा को गुनगुनाते हुए सुना। वो एक जानी पहचानी पुरानी गजल थी। आकाश का दिल बैठ गया। मीरा, तुम ये क्या गा रही हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, बस जुबान पर आ गया। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और आकाश को एक पल के लिए लगा कि उसे एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। छम। उसने नीचे देखा, मीरा के पैर खाली थे, पर वो मुस्कुराहट, वो मीरा की नहीं थी। उसकी आंखों में वही पुरानी, ठंडी और भूखी चमक थी। आत्मा गई नहीं थी, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी, और अब उसे किसी घुंघरू की जरूरत नहीं थी। उसने अपना नया घर ढूंढ लिया था। अगर आपको हमारी FM पॉकेट हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।